हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रोहित स्वागत करता हूँ एग्जाम बोल के एक और नए सेशन के अंदर, जिसमें कि क्या कर रहे हैं हम, चल रही है हमारी फ्री बैचेस इसके सीयूईटी के। और क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री की क्लासेस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 3। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है किनशिप कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटीज। ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं अपनी अर्ली सोसाइटीज के बारे में, यानी कि अपनी प्रीवियस हिस्ट्रीज के बारे में कि भाई कैसे जो है चेंजेस देखने को मिले, कैसे कैसे लोग हमें देखने को मिले, सोशल चेंजेस देखने को मिले। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में जो कास्ट सिस्टम हम फॉलो करते हैं, जो चीजें हम आज के टाइम में फॉलो कर रहे हैं, वो चीजें हमें कब से, पुराने समय से क्या है देखने को मिल रही हैं। जिसके मतलब आजकल क्या है, लोग ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, ये फॉलो हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। और अगर जिनसे क्वेश्चन कर रहे हो वो आंसर क्या देते हैं कि भाई ये जो चीजें हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, ऐसा ही चलता आ रहा है, चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, आज के टाइम में ऐसा भी देखने को मिलता है कि थोड़े बहुत लोग जो हैं वो अपना माइंडसेट चेंज कर चुके हैं। किसके प्रति? जो कास्ट सिस्टम है उसके प्रति, जो गोत्र सिस्टम है उसके प्रति। ठीक है, तो भाई ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, ये हमें बताती है फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज के बारे में, किनशिप के बारे में, कास्ट के बारे में, और कास्ट क्लास अर्ली सोसाइटीज के बारे में। ठीक है, किनशिप का कास्ट का मतलब तो हो गया, कास्ट को आप समझ पा रहे हो, जो जाति चीज है, जाति वाली चीज जो है वो। ठीक है, विद इन कास्ट हो गया, मतलब जो कास्ट हो गया, जाति हो गया, वो सिस्टम हो गया। किनशिप का मतलब क्या है कि भाई अगर हम कास्ट से बाहर जाके कुछ चीज करते हैं उसको बोलते हैं हम किनशिप। ठीक है, वहीं जो क्लास है, क्लास अर्ली सोसाइटीज का कहने का मतलब ये है कि भाई जो जाति के बेसिस पे जो चीजें देखने को मिली हमें उस टाइम पे, जो गोत्र के बेसिस पे, या फिर जो कह सकते हैं पूरा जो कास्ट सिस्टम वगैरह, गोत्र सिस्टम वगैरह, इन चीजों के बेसिस पे जो सोशल रियलिटी हमें देखने को मिली, जो सोशल डिफरेंसेस हमें देखने को मिले, उन चीजों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें फॉलो की जाती थी, क्यों फॉलो की जाती थी, ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक, चलो। और इससे पहले जो हमने चैप्टर करा, यूनिट 2 करी थी हमने, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। होप करता हूँ आपको समझ आई होगी, अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन जो हमने कराए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही आपको यही फॉर्मेट देखने को मिलेगा सीयूटी के अंदर। ठीक है बच्चों, हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक, मैच द फॉलोइंग भी आपको कराए। और वहीं ये मत सोचना कि पेपर जो क्वेश्चंस है वो हम ऐसे ही कहीं से उठा लेते हैं, नहीं। जो प्रॉपर क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लेकर आते हैं और आपके सामने रखते हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर के निकाल कर लाते हैं और आपके सामने रखते हैं। तो बच्चों, उम्मीद यही करूंगा कि भाई जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब के सब जो है मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, मन लगाकर हमारे साथ बने रहेंगे और हमारी वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार देंगे। और साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जिन लोगों तक अभी तक एग्जाम पोल की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंची है, तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करने की कोशिश करो उन बच्चों के साथ जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। फ्री बैच है, यहाँ पे आराम से आप आके क्या कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और उन बच्चों को भी बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा यहाँ से पढ़ के जाने का, और पढ़ने के बाद अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेने का। ठीक है बच्चों, चलो जी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। चलो, पार्ट 1 है ये। ठीक, अब बात किसकी होती है इस चैप्टर की? अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में सबसे पहले बात होती है किसकी? महाभारत की। ठीक है बच्चों, किसकी बात होती है? महाभारत की। और महाभारत में भी किसकी? उसके क्रिटिकल एडिशन की बात होती है। किसकी बात होती है? उसके क्रिटिकल एडिशन की बात होती है। क्रिटिकल एडिशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या था, ये क्या था, ये कोई पहले का वो नहीं था, पहले पे लिखी हुई चीज नहीं है। जो मतलब आज के टाइम जो महाभारत हम आज के टाइम में देख रहे हैं ना, वो एक क्रिटिकल एडिशन है। ठीक है, अब क्रिटिकल एडिशन किसका है? जो पुरानी चीजें लिखी गई हैं, जो पुराने जो जितने भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखे गए थे, उनको कंबाइन करके एक प्रॉपर बुक बनाई गई और उसके द्वारा हमें क्या करा गया? महाभारत की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई। ठीक है, उसको एक क्रिटिकल एडिशन कहते हैं कि भाई उन्हीं चीजों में दोबारा से सारी चीजों को एक साथ कंपाइल कर देना, और क्या है, उन चीजों के बेसिस पे लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ठीक है, अब ये हुआ क्या, हुआ कैसे, तो चलो देखते हैं। On the one of the most ambitious project of scholars began in 1990। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कब हुआ? ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है आपका 1919 में, यानी कि कब? अंडर द ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है ये। ठीक है, जिसमें कि क्या प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट ये था कि भाई क्या करना है, महाभारत से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं उन चीजों को इकट्ठा करना है और क्या करना है, एक ही बुक के अंदर कंपाइल कर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे हैं। अब ऐसा देखो, महाभारत से रिलेट जो चीजें करती हैं वो काफी अलग अलग जगह से चीजें रिलेट करती हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या उन्होंने क्या सोचा कि भाई अलग अलग चीजों को करने से अच्छा है एक ही बुक में क्या है, इस चीज को प्रोवाइड कर दो, जिससे कि लोग इजी वे में इसकी इंफॉर्मेशन
कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो शुरुआत कब हुई? शुरुआत होती है 1919 में। दिस एंडेवर यानी कि दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कंपेयरिंग एंड पब्लिशिंग नियरली 13 सॉरी बच्चों सॉरी this endeavor involved comparing and publishing nearly 13,000 pages of all the similar verses from various Mahabharat translation that were gathered from all throughout the nation। अब यहाँ पे वर्सेस का मतलब क्या है? वर्सेस का मतलब है यहाँ पे क्या बच्चों? वर्सेस का मतलब है यहाँ पे श्लोक, जिनको हम श्लोक बोलते हैं। ठीक है, उस वो क्या है? वो वर्सेस होते हैं। यानी कि क्या हुआ, जब इस जो पर्टिकुलर कह सकते हैं बुक है महाभारत की, जो हम रिसेंट टाइम में पढ़ते हैं या फिर रिसेंट टाइम में हम मूवी कह लो या फिर यूट्यूब चैनल कह लो या फिर सीरियल्स के थ्रू देखते हैं, वो उसमें क्या है, इनवर्ड कंपेयरिंग एंड पब्लिशिंग नियरली 13,000 पेजेस, उसमें 13,000 पेजेस हैं। मतलब आज के टाइम में देखो, जो घर पे महाभारत है हमारे, उसमें 13,000 पेजेस तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल महाभारत है उसमें क्या है, जो मतलब दोबारा से कंपाइल करी गई, दोबारा से कह सकते हैं दोबारा से उस चीज को एक प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार करा गया, उसमें क्या है 13,000 पेजेस हमें देखने को मिलते हैं। और सिमिलर वर्सेस फ्रॉम वेरियस महाभारत ट्रांसलेशन, और जो श्लोक हैं, जो वर्सेस हैं, जो श्लोक हैं, वो कहाँ से उठाए गए हैं? वो अलग अलग महाभारत ट्रांसलेशन से उठाए गए हैं। ठीक है, महाभारत ट्रांसलेशन का मतलब है कि भाई मान के चलो नॉर्थ में कोई और ट्रांसलेशन है, किसी और भाषा में लिखा गया था, और कह सकते हैं साउथ में किसी और भाषा में लिखा गया था। ठीक है, मिडल की बात करें जो वेस्टर्न साइड है उसमें किसी और, तो ये क्या करा गया, सारी जगह से श्लोकों को इकट्ठा करके फिर महाभारत जो दोबारा कंपाइल करी गई थी 1919 में, उसमें डाला गया। ठीक है, और क्या रेडी हुआ? 13,000 पेजेस की एक किताब रेडी हुई। ठीक है, ट्रांसलेशन डेट वर गैदर्ड फ्रॉम थ्रू आउट द नेशन। थ्रू आउट द नेशन का मतलब पूरे ओवरऑल इंडिया से इन जो श्लोक हैं इनको उठाया गया। This endeavor took 47 years to complete। कितना टाइम लगा इसको? इसको 47 years लगे कंप्लीट होने में। ठीक है, वो छोटी मोटी बात नहीं थी। 13,000 पेजेस आप अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और श्लोक आप देखोगे तो अभी पता चल जाएगा आपको आगे कितने श्लोक थे इसमें, वो देख के तो आप हिल ही जाओगे। ठीक है, 47 years लगे इसको कंप्लीट होने में। महाभारत कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स, फॉरेस्ट एंड प्लेसेस, सेटलमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या था, जो महाभारत है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। यानी कि क्या, महाभारत कोई ऐसा नहीं था कि नॉर्मल चीज थी, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी। क्या क्या इन्वॉल्व थी? बैटल्स, लड़ाइयाँ, जंगल्स, पैलेस और सेटलमेंट। यानी कि क्या, काफी सारी ओवरऑल जिसको बोल सकते हैं कि पूरी एक दुनिया टाइप में कह सकते हैं कि सब कुछ सारी चीजें इन्वॉल्व थी। पैलेस यानी कि जो राजमहल है वो इन्वॉल्व थे, जंगल की कहानियां इन्वॉल्व थी, सेटलमेंट कैसे थी वहां की वो सारी इन्वॉल्व थी, लोग कैसे थे वो इन्वॉल्व था, सोशल सिस्टम कैसा था वो चीज इन्वॉल्व थी। मतलब A to Z हमें हर चीज उसके अंदर, महाभारत के अंदर देखने को मिलती है। और बच्चों, अगर आप कभी फ्री हो अपने टाइम से, अगर आप टाइम निकाल सके, ठीक है, तो क्या करना, कभी फ्री हो तो क्या करना, महाभारत को पढ़ना जरूर। ठीक, देखना एक अलग बात है, देखने में आप A to Z वो लोग भी 100% चीज लाके हमें नहीं दिखा सकते, लेकिन जब आप चीजों को पढ़ेंगे ना, जब आप महाभारत को पढ़ेंगे, आप अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चेंज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो इतनी डीप है, इतनी सारी चीजें हमें वहां से सीखने को मिलती हैं, वो बियॉन्ड द लेवल है। ठीक है, अभी नहीं कहता मैं, लेकिन हाँ, जब भी आपको लाइफ में कभी फ्री टाइम मिले, आगे चल के जब आप जॉब पे लग जाए, नौकरी करें, या फिर जब भी टाइम मिले, ठीक है, पढ़ना जरूर। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीज है, बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग चीज है महाभारत। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है? अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट रिटन इन एंशिएंट, द मोस्ट पॉपुलर फेमस इज महाभारत, विच वाज कंपोज्ड बिटवीन 500 एंड BC एंड 500 CE। जो कब कंपोज करी गई, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे पॉपुलर जो टेक्स्ट है वो क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्या है, महाभारत है। सबसे फेमस महाभारत है। ठीक है, सबको पता है कि भाई इतनी फेमस चीज है, इतनी बड़ा युद्ध हुआ था, सबको पता है इस चीज के बारे में। ठीक है, और कब कंपोज करी गई? ये करी गई थी 500 BC से 500 CE के बीच में कंपोज करी गई। ये टाइम पीरियड से क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखना और नोट डाउन भी कर लेना। हिस्टोरियंस बिलीव दैट इट वाज रिटन बाय वेद व्यास। अब हिस्टोरियंस जो करते हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि ये किसने लिखी थी? ये वेद व्यास जी ने लिखी थी। बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस थिंक दैट इट इज द क्रिएशन ऑफ मैनी ऑथर्स। पर काफी सारे हिस्टोरियंस हमें ये बताते हैं कि ये सिर्फ सिर्फ वेद व्यास जी की ही जो है लिखी हुई महाभारत नहीं है,
इसमें काफी सारे ऑथर्स का हाथ है, यानी काफी अलग अलग जो ऑथर्स हैं, काफी अलग अलग लोगों का हाथ है कि भाई सबने क्या करा, मिलके इस चीज को लिखा था। ठीक है, द इंडियन संस्कृतिस्ट वी.एस. शुभांकर डेवलप द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब जो हम 1919 की बात कर रहे थे कि भाई 1919 में एडिशन करा गया महाभारत का, क्रिटिकल महाभारत का, ठीक है, तो क्या हुआ उसमें, वो करा किसने, वो करा किसने, संस्कृतिस्ट थे, कौन, वी.एस. शुभांकर नाम था उनका। उन्होंने क्या करा था, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत करा था, डेवलप करी थी, यानी कि जो डेवलपमेंट हुई थी क्रिटिकल एडिशन, यानी कि दोबारा जो एडिशन करा गया महाभारत का, वो किसने करा, वी.एस. शुभांकर जी ने करा था। और करा कब था, 1919 में। ठीक है, इसको पूरे 47 ईयर्स लगे थे। कितने पेजेस थे इसमें, 13,000 पेजेस। ठीक है, कितने पेजेस, 13,000। इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन बन के आ सकते हैं बच्चों, टाइमलाइन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं, स्पेशली महाभारत से भी। ठीक है, तो ये भी याद रखना किसने करा था क्रिटिकल एडिशन को डेवलप, किस टाइम पे करा था, कितना टाइम लगा था, 47 ईयर्स का टाइम लगा था। ठीक है, जो हमने लास्ट स्लाइड में आपको बताया, 47 ईयर्स का टाइम लगा, 13,000 पेजेस में थे। और अगर मैं बात करूं वर्सेस की, वर्सेस की मैं बात करता हूँ, वही बताता हूँ आपको क्या था। तो इसमें क्या थे बच्चों, पहले के जो वर्सेस थे, यानी कि पहले के जो श्लोक थे, एडिशन करने से पहले जो श्लोक थे वो कितने थे, वो कितने थे आपके, वो 8800 वर्सेस थे पहले। ठीक है, लेकिन 8800 वर्सेस थे एडिशन करने से पहले। लेकिन एडिशन करने के बाद, यानी कि ओवरऑल नेशन से वर्सेस, यानी कि श्लोकों को इकट्ठा करने के बाद, पढ़ने के बाद और उसमें कंपाइल करने के बाद कितने श्लोक हो गए, अबव, ध्यान से देखना, अबव 1 लाख। ठीक है, कितने हो गए, अबव 1 लाख, यानी कि 1 लाख से ज्यादा श्लोक हो गए। कहाँ 8800 और कहाँ 1 लाख से ज्यादा श्लोक। तो आप देख सकते हो कि भाई कितने ज्यादा उसमें डेवलपमेंट करी गई। दैट्स वाई कि 47 ईयर्स का टाइम लगा महाभारत को दोबारा से री एडिशन करने में। ठीक है बच्चों, ये थी चीज। ठीक, तो ये चीज जो है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, अभी हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट मिलता है, ये मिलता है क्या, यूनिट 3 में आपको किनशिप कास्ट एंड क्लास में क्या है, फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत कि भाई किसने कंपाइल करी, वी.एस. शुभांकर ने। कब करी, 1919 में। 13,000 पेजेस से 47 ईयर्स का टाइम लगा और 1 लाख से ज्यादा श्लोक उसमें लिखे गए कंपाइल होने के बाद। और उससे पहले कितने थे, 8800 श्लोक थे। ये बात याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब जो आगे बात होती है इस चैप्टर में, वो किसकी बात होती है, इसमें सिर्फ महाभारत की बात नहीं करी गई, युद्धों की बात नहीं करी गई, इसमें पूरे सोशल स्ट्रक्चर की बात करी गई कि मतलब वहां का या फिर उस टाइम का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, यानी कि लोग जो है कैसे रहा करते थे, लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा था, सारी चीजें। और जो आज के टाइम में हम कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं, गोत्र सिस्टम, गोत्र आपको सबको पता होगा कि भाई हमारी फैमिलीज में गोत्र चलते हैं, मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं उनको पता होगा। ठीक है, तो गोत्र सिस्टम जो है वो उसी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, कास्ट सिस्टम जो है वो उसी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो मैरिज वाला सिस्टम है कि आउटसाइड द मैरिज नहीं कर सकते, सिर्फ मतलब कास्ट के अंदर शादी करना, कास्ट के अंदर ये चीज करना। ठीक है, शादी होगी तो लड़की को क्या दिया जाएगा, सामान दिया जाएगा एज अ गिफ्ट, उसका कोई भी अधिकार नहीं होगा अपने फादर की प्रॉपर्टी पे। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हम आज के टाइम में फॉलो कर रहे हैं, बट शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत उस टाइम से हुई। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई बच्चों, शुरुआत उस टाइम से हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमें कहीं ना कहीं ये यूनिट नंबर सेकंड में देखने को मिलती है। आप सभी के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर मतलब मेरे से क्या, अभी अपने पेरेंट्स से भी रहते होंगे और किसी और से भी रहते होंगे। ठीक है, और खासकर अपने कहते हैं ना कि भाई जिनके रहते हैं अपने बाबू सोना, तो वो आपस में ये क्वेश्चन हमेशा करते हैं कि हम कास्ट में मैरिज क्यों नहीं कर सकते, इंटर कास्ट मैरिज क्यों नहीं कर सकते, कास्ट में मैरिज ही करना क्यों है, वगैरह वगैरह, पेरेंट्स इसको क्यों नहीं मानते। तो बच्चों पेरेंट्स इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें भी कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं पता। ठीक है, पर्टिकुलर रीजन किसी को नहीं पता कि भाई सिर्फ कास्ट में मैरिज करना है क्यों, एक कहते हैं कि पवित्र माना गया है या फिर अच्छा माना गया है, आउट ऑफ द कास्ट मैरिज करना पवित्र क्यों नहीं माना गया। ठीक है, उसके कुछ जो है रीजन जो है मैं आज बता सकता हूँ, इसी यूनिट में मैं आपको बता दूंगा, आज नहीं तो कल पक्का। ठीक है, कुछ रीजन बता दूंगा कि ऐसा क्यों था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो, हाँ, तो ये क्वेश्चंस रहते हैं
किसके, जो बाबू सोना वाले बच्चे हैं ना, उनके बिल्कुल ये क्वेश्चन रहते हैं कि हाँ आउट ऑफ द कास्ट मैरिज क्यों नहीं करें, वगैरह वगैरह। तो ये जो रीजन है, जो पेरेंट्स इस चीज को बोलते हैं कि भाई ये नहीं करना है, तो इसके जो रीजन है मैं कुछ दे दूंगा। वो मेरे रीजन नहीं, मेरे लिखे हुए नहीं है, वो पुराने जो जो महाभारत टेक्स्ट है उसमें ये चीज लिखी गई है, ये चीज बताई गई है कि ऐसा क्यों था, ठीक है। या फिर इस पूरे यूनिट में वो चीज कवर कर रखी है, तो इसके मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक कुछ रीजन दे दूंगा, शायद वो आपको वैलिड लगे या ना लगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन उनकी बात कहाँ पे अटकती है, बात वहीं पे, उन रीजन की बात वहीं पे अटक जाती है आके कि भाई कास्ट सिस्टम वाले मैटर पे, ठीक है। तो इसलिए वैलिड शायद नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक। चलो, अब इसमें क्या था, इसमें हमें जो महाभारत से अगली चीज जो देखने को मिलती है, पहले तो क्रिटिकल महाभारत का एडिशन देखने को मिलता है, उसके बाद सारी चीजें अंदर की देखने को मिलती हैं कि भाई कैसा सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पीरियड में अर्ली सोसाइटीज में, ठीक है। कैसा था, फैमिलीज देखने को मिली, यहाँ पे फैमिलीज का बहुत ज्यादा जिक्र करा गया है इस पूरे चैप्टर के अंदर कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें फैमिलीज देखने को मिलती है। न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कुनबे वाली चीज, वो, ठीक है। या फिर कहते हैं कि अलग अलग फैमिली रहती हैं, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करी गई हैं। तो फैमिलीज यूजुअली फॉर्म पार्ट्स ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल डिनाइड एज रिलेटिव kinfolk, while families ties are often ties are often regarded as natural and based on blood. They are defined in many different ways. यानी कि इस चैप्टर में जो है फैमिलीज को बहुत ज्यादा अलग अलग वेज में डिफाइन करा गया है, ठीक है। अब ये फर्स्ट चीज ये बोल रहे हैं कि फैमिली जो है एक नेटवर्क है, और नेटवर्क किसका है, बहुत सारे लोगों का नेटवर्क है भाई। कहते कहते क्या है, ऑब्वियसली बात है भाई। अब नेटवर्क की बात करूं तो कैसा नेटवर्क, सिर्फ चाचा ताऊ तक नहीं भाई, मेरे मामा भी हैं, मेरी मौसी भी है, उनके बच्चे मेरे भाई हैं, ठीक है, मेरे कजन्स हैं, और मेरी मौसी मतलब मामा हो गए, मौसी हो गई, बुआ हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा हमारा नेटवर्क होता है। एक नेटवर्क के रूप में इसको बताया गया है कि फैमिली क्या है, पूरे एक नेटवर्क है, लोगों का नेटवर्क है, जो कि कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, जिनको हम कजन के रूप में भी देखते हैं। बोलते हैं ना कजन है, मेरे बुआ का बच्चा है, मेरे मामा का बच्चा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक नेटवर्क बताया गया है, और उस नेटवर्क को नाम क्या दिया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, या तो रिलेटिव कहते हैं या फिर किन फोक का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है, किन फोक का नाम दिया गया है इस नेटवर्क को, यानी कि फैमिली के इस नेटवर्क को क्या नाम दिया गया है, या तो रिलेटिव्स बोलते हैं हम, आज के टाइम में रिलेटिव्स बोलते हैं, लेकिन एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, किनफोक का नाम दिया गया। वाइल्ड फैमिली टाइज आर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल, कुछ नेचुरल होती हैं एंड बेस्ड ऑन ब्लड, ठीक है। नेचुरल होती है, यानी कि नेचुरल इन द सेंस, मान के चलो मेरा भाई है, मेरे भाई मतलब मान के चलो कि चाचा ताऊ है, ठीक है, दोनों एक ही पिताजी के बेटे हैं और उनके बच्चे हमारे हुए, तो कहीं ना कहीं हमारा नेचुरल हो गया और एक ब्लड रिलेशन हो गया उनके साथ। दे आर डिफाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज, और उनको बहुत ज्यादा अलग अलग वेज में डिफाइन करा गया है, ठीक है। डिफाइन अलग अलग वेज में इसलिए करा गया है कि भाई फैमिलीज के नाम दे दिए गए कि न्यूक्लियर फैमिली हो गया, जिसको हम कहते हैं कि भाई ज्वाइंट फैमिली हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली वगैरह वगैरह, ये सारे नाम दे दिए गए थे उस टाइम पे, ठीक है। और ये चीजें उस टाइम से ही चलती आ रही है फैमिली वाली। अब एक और चीज देखो कि भाई महाभारत किसके बीच में हुई थी, महाभारत हुई तो भाइयों के बीच में ही थी, बस वो क्या थे, वो कजन ही तो थे आपस में। तो कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि इस पूरी यूनिट में कि भाई क्या है, फैमिलीज का डिस्कस करा गया, और फैमिली के बीच में क्या किस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उसको भी डिस्कस करा गया, क्योंकि ये एक सोशल स्ट्रक्चर में चीजें आती हैं, ठीक है। आई बात समझ में। पीपल वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर गोत्रास, टू इंपॉर्टेंट रूल अबाउट गोत्र वर। और क्या करा गया है फैमिलीज के अलावा, जहां एक तरफ फैमिलीज के बारे में बताया गया कि भाई अलग अलग टाइप्स की फैमिलीज होती हैं, और एक फैमिली के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, किनफोक बोलते हैं। वहीं एक और चीज बताई गई कि क्या होता है कि लोग जो हैं उस टाइम की मतलब बात करें या फिर आज के टाइम की बात करें, ये रिलेशन होता है, उस टाइम से आज के टाइम को रिलेट करोगे तो कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट होती चली जाएंगी। पीपल वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर गोत्र, और पीपल को क्या जाना जाता था, लोगों को कैसे जाना जाता था, उनके गोत्र के अकॉर्डिंग उनको जाना जाता था, ठीक है। और गोत्र के दो रूल थे, वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा एंड अडॉप्टेड देयर हस्बैंड गोत्र। अब क्या करता था उस टाइम में, क्या था कि भाई क्या बोलते हैं कि भाई जो वुमेन है, जो औरत है या फिर लड़की है, वो क्या करेगी, शादी के बाद अपने हस्बैंड के गोत्र को छोड़कर अपने पति के गोत्र को, यानी कि उसके सॉरी अपने फादर के गोत्र को छोड़कर अपने हस्बैंड के गोत्र को अपनाएगी, ठीक है। यानी कि अगर इनडायरेक्टली कहें तो कि भाई किसी के भी मतलब एक वुमेन का अपने फादर के प्रॉपर्टी पे या फिर फादर से रिलेटेड कोई भी चीज पे कोई भी अधिकार नहीं होगा, कब, शादी के बाद। उसका जो भी अधिकार होगा अपने जो हस्बैंड है उनकी सारी चीजों पे होगा, उनके ही जो है सरनेम का वो यूज करेंगे आफ्टर मैरिज,
ठीक है। तो एक गोत्र सिस्टम में बोला गया है, ठीक है, यानी कि यूनिट नंबर 2 में ये चीज बताई गई है, ये कहीं ना कहीं महाभारत टेक्स्ट से हमें मिलती है। ठीक, मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, और क्या है, जो सेम गोत्र के मेंबर हैं, सेम गोत्र के मेंबर हैं, यानी कि मेरा गोत्र कोई है, मतलब कह सकते हैं कि दो लड़का लड़की दोनों का गोत्र सेम है, तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते। क्यों शादी नहीं कर सकते? क्योंकि ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं काफी टाइम पहले वो सेम ही जो है एंसेस्टर रहे होंगे, जो भी उनके पूर्वज रहेंगे वो सेम ही रहे होंगे, जिसकी वजह से वो क्या कहलाते हैं, वो आज के टाइम में भाई बहन कहलाते हैं, अगर उनका सेम गोत्र रहे तो। ऐसा माना जाता है किसके थ्रू? इन टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। तो आज के टाइम में जो ये बातें उठती है ना कि भाई हम क्या है, हम आउट ऑफ द कास्ट मैरिज नहीं कर सकते, हम आउट ऑफ द गोत्र मैरिज नहीं कर सकते, तो ये कोई आज की बातें नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से फॉलो अप होता आ रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस चीज में ये चीज लिखी गई है सारी, ऑलरेडी पहले से चीजें हमें फॉलो करने को बोला गया है, हम पहले से फॉलो चीजें करते आ रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? चलो ये तो बोला गया है, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं। अब कुछ रीजन है, जैसे कि आउट ऑफ द कास्ट मैरिज क्यों नहीं करते, तो वो आगे चल के पता चलेगा, वो सोशल स्ट्रक्चर से वो रिलेट करता है, वो आपको कल वाली जो क्लास है उसमें पता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे? अपने एमसीक्यूज पे। आपने देखा कि भाई जो फर्स्ट मतलब पूरे चैप्टर का मैंने अभी नहीं बताया, कल वाली क्लास में आगे का बताऊंगा, आज की में मैंने बताया कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल किससे रिलेट करती है? महाभारत टेक्स्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या फैमिलीज का डिस्कशन हुआ, और क्या है, गोत्र सिस्टम के बारे में बताया गया, ठीक है बच्चों, ये चीज हुई इसमें। आगे चलते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट हमें एमसीक्यू देखने को मिलता है, हु एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा? हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा, ये बात की डिस्कशन हो रही है, या फिर ये बात का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब भाई ये कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर का डिस्कशन कहाँ हुआ था? महाभारत के अंदर ये देखने को मिलता है, और किसके बीच में मिलता है? पांडव और कौरवों के बीच में ये युद्ध देखने को मिलता है महाभारत का। और किसके लिए था? वही भाई जो आज के टाइम में चलता आ रहा है। आज के टाइम में क्या चलता आ रहा है कि भाई दो भाइयों के या दो कजन के बीच में अगर कोई लड़ाई हो रही है तो किसके रिलेट हो रही है? प्रॉपर्टी के रिलेट हो रही है, कि भाई मुझे इतना जो है अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तू इस चीज को छोड़ दे, तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये चीज जो है आज देखने को मिल रही है, और यही चीज उस टाइम पे देखने को मिली थी। और उस टाइम पे महाभारत क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था कि भाई हर किसी को राज चाहिए था, ठीक है, हर किसी को प्रॉपर्टी चाहिए थी। और लड़ाई किसके बीच में थी? कजन कजन के बीच में लड़ाई थी, ठीक है, भाई भाई के बीच में लड़ाई थी, और किसी के बीच में लड़ाई नहीं थी, ठीक है। तो देख रहे हो कि उस टाइम में ये चीज हो रही थी, और आज के टाइम में भी ये चीज हो रही है, हर घर में ये लड़ाई देखने को मिल जाएगी आज के टाइम में आपको, है ना। तो देख रहे हो कि भाई कैसे कनेक्ट करती है चीजें, और कनेक्ट करोगे तो जल्दी से जल्दी अंडरस्टैंड भी कर जाओगे। अब कौन बैठा था? तो कौन बैठा था बच्चों? ये बैठे थे पांडु। कौन बैठे थे? पांडु, या यानी कि कह सकते हो पांडव्स, पांडव्स, ठीक है, पांडव बोलते हैं जिनको हम, वो बैठे थे इसके हस्तिनापुर की गद्दी पे। किसको हरा के? कौरवों को हराकर वो पांडव क्या करा था, उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पे राज करा था, हस्तिनापुर को उन्होंने राज करा था महाभारत के युद्ध के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं बच्चों, किसमें? महाभारत टेक्स्ट में आपको बहुत चीजें, इसलिए बोलता हूँ कि भाई अगर फ्री हो तो कभी महाभारत पढ़ना, आपको बहुत सारी चीजें क्या है सीखने को मिलेगी, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो उस महाभारत से निकलकर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, सिर्फ पढ़ने से, समझने से उस चीज को। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्सेज आर देयर इन महाभारत? कितने श्लोक है महाभारत में? अब जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखना, ये पहले के नहीं पूछ रहा है, ये जो पूछ रहा है आफ्टर जो दोबारा से स्ट्रक्चर डेवलप करी गई महाभारत, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कितने श्लोक थे? जैसे कि मैंने बताया आपको, मोर देन 1 लाख। कितने थे? 1 लाख से, ये यहाँ पे दोबारा इंग्लिश में आ गया है, ठीक है, मोर देन 1 लाख, ठीक है। मोर देन 1 लाख क्या थे? श्लोक थे किसके अंदर? महाभारत के अंदर में, ठीक है। इस बात का याद रखना। आफ्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से पहले की अगर बात करें तो लिखा आ जाएगा कि बिफोर डेवलपमेंट कर लेगा, या बिफोर वी एस शुभांकर ने जो डेवलपमेंट करा था उससे पहले कर देगा, तो तब क्या आंसर होगा? तब आपका 8800 वर्सेज होगा। कितना होगा? 8800 वर्सेज होगा, ठीक है, इस बात का याद रखना। लेकिन अगर सिंपल पूछ रहे तो कितना होगा आपका? मोर देन 1 लाख वर्सेज यानी कि श्लोक होगा, ठीक है। तो इस बात का याद रखना। अब महाभारत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, महाभारत बहुत डीपली चीज है, इस बात को बार बार कह रहा हूँ, पढ़ के देखना, मजा आएगा आपको, ना मजा आए तो नाम बदल देना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। और उम्मीद ये करूंगा कि बच्चों क्या है, आप तैयारी अच्छे से कर रहे होगे, बहुत जल्द जो है 12th बोर्ड की क्लासेस शुरू होने वाली हैं आपकी। उम्मीद करूंगा कि उसमें भी आप हमें बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करा करो यार, ठीक। अभी तो किसी जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन जो है लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, आजकल कल बल में हो जाएंगे स्टार्ट, ठीक है।
थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, ठीक। तो कोई नहीं, दैट इज ओके। बट क्या है, अगर जब लाइव क्लास होती है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा क्या है, हम लोगों को कनेक्शन बढ़ेगा, आपसे बातें करेंगे, आपसे शेयर करेंगे चीजें, आप भी हमसे शेयर करिए, ठीक है। जितने हम आपके लिए खड़े हुए उतने ही आप हमारे लिए भी खड़े होइए, ठीक है। उतनी मेहनत आप भी करिए, यहाँ पर एग्जाम बोल के पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे तो जा ही सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, टेलीग्राम का लिंक भी आपको क्या है यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। वहां आप डायरेक्ट क्वेरीज पूछ सकते हैं, डायरेक्ट हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है वो भी क्या कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो जी, ये तो है छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। और क्या है, यूट्यूब चैनल जो है एग्जाम पोल का, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए, ठीक है। किसी भी बच्चे को वेट करने की जरूरत ना पड़े। आई बात समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। इन महाभारत कौरवा एंड पांडवा वर फ्रॉम विच डायनेस्टी। अब यहाँ पे डायनेस्टी की बात हो रही है कि भाई वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कौन, कौरव और पांडवास। भाई थे तो दोनों कजन ही ना, कोई अलग चीज तो थी नहीं, थे तो कजन ही, इनडायरेक्टली भाई ही थे, ठीक है। तो दोनों ही डायनेस्टी से बिलोंग करते होंगे। तो ये कौन से डायनेस्टी से थे, ये थे कुरु डायनेस्टी से। कौन से डायनेस्टी से, कुरु डायनेस्टी से ये लोग बिलोंग किया करते थे, ठीक है। आई बात समझ में, तो इस बात का याद रखना, दोनों भाई भाई थे यार, सब लोग भाई भाई थे वो लोग, ठीक है। बताओ, प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई हुई, इतनी बड़ी लड़ाई हुई जिसको आज के टाइम में हम याद करते हैं। हम खैर हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अगर महाभारत हुई ही ना होती तो शायद काफी सारी चीजें जो है हम फॉलो अप नहीं कर रहे होते, समझ में नहीं आती, कह नहीं रहे होते, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं, अभी नहीं पता चलेंगी, बाद में जरूर पता चलेंगी, ठीक है। चलो, महाभारत हैज अ वेरी डिस्क्रिप्टिव डिपिक्शन ऑफ। अब यानी कि महाभारत में बहुत से वर्णनात्मक चित्रण है। किस किस के वर्णनात्मक चित्रण है, आपको बैटल का भी देखने को मिल जाएगा, लड़ाई, सबसे बड़ी तो लड़ाई ही है। पैलेसेस भी देखने को मिल जाएंगे, पैलेसेस यानी कि राजमहल वगैरह जो है उनके बारे में जानने को मिल जाएगा। साथ ही साथ विलेजेस, गांव के बारे में भी आपको जानने को मिल जाएगा। तो क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जब तीनों का हमें पता चल रहा है, तीनों की तीनों चीजें हमें देखने को मिल रही है महाभारत टेक्स्ट के अंदर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने कभी ऐसे एग्जाम नहीं दिए हैं, कभी ऐसे चीजें नहीं करी हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना उस टाइम पे, ठीक। ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा, तो इस पर टिक करना, तीनों पे टिक करने मत बैठ जाना, होगा ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। और जब कंप्यूटर पे एग्जाम दो तो बच्चों सबसे बड़ी चीज क्या है, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो टाइमिंग पे जरूर ध्यान देना, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो, चाहे वो सीयूईटी का पेपर हो, दोनों में टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना। आई बात समझ में, चलो। फिर आता है क्वेश्चन किससे, फैमिलीज से। किससे आता है बच्चों, फैमिली से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक। Families are usually part of large network of people defined as relatives, or to use a more technical term, एक टर्म तो यूज होता है हमारा क्या, रिलेटिव्स, ठीक है। दूसरा टर्म कौन सा यूज होता है, जैसे कि मैंने बताया, दूसरा टर्म कौन सा यूज होता है, दूसरा होता है आपका किन्फो, क्या बोलते हैं, परिजन। किन्फोक का मतलब क्या है, परिजन, कि ये हमारे परिजन है, ये हमारे जान पहचान वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये हमारे जान पहचान वाले हैं, हमारे रिलेशन में है, हमारे दूर के परिजन है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो किन्फोक का मतलब क्या है, परिजन, इसका हिंदी में मतलब होता है, ठीक है बच्चों। तो फैमिलीज के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेनी हो ना तो महाभारत से जरूर पढ़ लेना, बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन है, बहुत अलग अलग टाइप की फैमिलीज के बारे में बताया हुआ, कल वो क्लास में वो लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। चलो, फिर है टू मैरी योर डॉटर आउटसाइड द गोत्रा इज नोन है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, अब यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिलती हैं कि भाई क्या होता है, क्या होता है। देखो, यहाँ पे क्या कहा गया, अपनी बेटी का विवाह गोत्र से बाहर करना कहलाता है, अपनी बेटी का विवाह करना गोत्र से बाहर का कहलाता है। अपनी बेटी का क्या, अप किसी का भी, यानी कि उस टाइम में क्या होता था, क्या होता था, आज के टाइम में भी होता है कि भाई आउटसाइड ऑफ द कास्ट मैरिज अलाउड नहीं होती थी, तो उसको क्या बोला जाता था, उसको क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था क्या, एक्सोगैमी बोला जाता था। हालांकि इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं करते थे, लेकिन इंग्लिश में एक्सोगैमी बोलते हैं उसको। और क्या बोलते हैं हिंदी में, बही विवाह। बही विवाह, बही विवाह का मतलब है कि भाई वो विवाह माना ही नहीं जाएगा, वो आउट ऑफ द कास्ट अगर आप मैरिज करते हो, शादी करते हो, तो वो क्या है, विवाह आपका माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको एक्सोगैमी बोलते थे। यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो भी एक्सोगैमी, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि भाई आउट ऑफ द कास्ट मैरिज को हम क्या कहते हैं,
ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम एक्सोगेमी उसको कहते हैं, हम बहिर्विवाह उसको कहते हैं। इस बात का याद रखना, ठीक है, इस बात का याद रखना। और वहीं एक और चीज, ठीक है, एक और चीज की बात करूं, अगर बात आ जाए कि विद इन द कास्ट या फिर विद इन द ग्रुप, कास्ट लिखा जाएगा या फिर गोत्र लिखा जाएगा या फिर विद इन अ ग्रुप लिखा आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम क्या, एंडोगेमी। क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोगेमी उसको बोलते हैं, ठीक है। विद इन अ ग्रुप अगर शादी करते हैं तो उसको एंडोगेमी बोलते हैं, और आउटसाइड द ग्रुप या फिर आउटसाइड द कास्ट बोल लो, गोत्र बोल लो, उसमें शादी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको एक्सोगेमी बोलते हैं। इस बात का याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है किसमें, महाभारत टेक्स्ट में, कि भाई क्या क्या अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं, कि भाई शादी से रिलेटेड भी, गोत्र सिस्टम से, कास्ट सिस्टम से, रिलेशन से, सोशल जो रिलेशन है उससे, और वहीं कहीं ना कहीं वॉर्स वगैरह भी देखने को मिलती है। मैरिज विद इन अ ग्रुप कास्ट लिविंग इन सेम लोकेलिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई। देखो, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया, अभी बताया आपको, क्या बताया कि भाई मैरिज इन से, यानी कि एक ही इलाके में रहने वाले समूह जाति के भीतर विवाह कहलाता है, क्या कहलाता है, एंडोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंत विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है, अंत विवाह कहलाता है। आई बात समझ में, क्या कहलाता है, अंत विवाह कहलाता है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे एक और चीज दी गई है, क्या दी गई है, पॉलीएंड्री दी गई है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है, एक्सोगेमी तो हमने लास्ट उसमें पढ़ लिया, ये चीज तो हमने पढ़ लिया कि भाई क्या होता है इसका मतलब, एक्सोगेमी का मतलब कि भाई आउट ऑफ द कास्ट या ग्रुप शादी करोगे तो एक्सोगेमी। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है, दो वर्ड है, पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी, दो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। कौन सा दिए गए हैं, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री दिया गया है, और क्या दिया गया है, पॉलीगैमी दिया गया है। पॉलीगिमी कह लो या पॉलीगैमी कह लो, पॉलीगिनी, सॉरी नॉट पॉलीगैमी, इट्स अ पॉलीगिनी बच्चों, ठीक है। पॉलीगिनी दिया गया है, क्या दिया गया है, पॉलीगिनी दिया गया है, पॉलीगिनी दिया गया है, ठीक है। पॉलीगिनी दिया गया है या फिर पॉलीगैमी कह लो, एक ही चीज है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। पॉलीगैमी कर लेते हैं हम इसको, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन में जो है स्पेलिंग में मिस्टेक है। पॉलीगैमी दिया गया है, तो क्या है, पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी में फर्क क्या है, फर्क क्या है बताओ, अगर किसी को पता है तो बताओ क्या फर्क है भाई। पॉलीएंड्री तो वो होता है, पॉलीएंड्री की हम बेसिकली बात करेंगे और पॉलीगैमी की बात करेंगे। जहां हमने एक साइड बात करी किसकी, आपके एक्सोगेमी और एंडोगेमी, दोनों आपको समझ आ गए कि क्या होता है। वहीं हम बात करेंगे पॉलीगैमी की, पॉलीगैमी और किसकी, पॉलीगैमी और किसकी बात करेंगे बच्चों, पॉलीगैमी और किसकी बात करेंगे, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें पॉलीएंड्री क्या होता है, पहले बात तो ये जान लो, पॉलीएंड्री होता क्या है। पॉलीएंड्री वो सिस्टम होता है जिसमें कि एक वुमेन क्या करती है, सेवरल हस्बैंड से शादी करती है, यानी कि एक वुमेन के सेवरल, एक से ज्यादा हस्बैंड होंगे, ठीक है। यानी कि क्या होंगे, एक से ज्यादा हस्बैंड होंगे, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री बोलते हैं। मोर वुमेन हैव मोर देन वन हस्बैंड, ठीक है। मोर देन वन हस्बैंड को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोर देन वन हस्बैंड, जिसके जिस औरत के एक से ज्यादा पति हो, हस्बैंड हो, क्या बोलते हैं उसको, हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। वहीं पॉलीगैमी की बात करें तो क्या है, मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ, ठीक है। जिसकी क्या है, एक से ज्यादा वाइफ होंगी, उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी, ठीक है। तो आई बात समझ में, पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी के बीच का डिफरेंस समझ आया। पॉलीएंड्री वो होता है जिसमें एक वुमेन के क्या होते हैं, सेवरल हस्बैंड्स होते हैं, और पॉलीगैमी का मतलब होता है जिसमें एक हस्बैंड की सेवरल वाइफ्स होती हैं, ठीक है। इस बात का याद रखना, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, ठीक है, ठीक, याद आई ये बात, ठीक है। चलो, थोड़ा सा जो है यार, आज ना थोड़ा सा काम ज्यादा आ गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, अब हाँ देखो, चार टर्म दे दिए गए आपके, एक्सोगेमी, एंडोगेमी, पॉलीएंड्री और पॉलीगेमी। ये आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है,
ठीक है, ये आपसे 12th बोर्ड में भी इसका जो है डायरेक्ट 1 मार्क जो होते हैं आपके उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस बात का याद रखना चारों टर्म क्या क्या होते हैं, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, एक्सोगैमी और एंडोगैमी। चारों जो टर्म है वो अलग अलग यूज करे गए हैं, या फिर टर्म बेस्ड जो होता है क्वेश्चन वो भी आपका बन के आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following term is used for the describing a name which is derived from a name of mother? अब क्या होता था लास्ट, अगर हम देखें पहले के टाइम में, अगर हम देखें क्या होता था कि भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशन ये कहते हैं कि एक जो बच्चा है या फिर एक जो फैमिली है उसमें क्या होगा, फादर का ही सारी चीज फॉलो होंगी। मतलब जो बच्चा होगा वो फादर का सरनेम यूज करेगा, आगे जाके फादर की प्रॉपर्टी यूज करेगा, बेटा नॉट बेटी, ठीक है, आगे जाके फादर की प्रॉपर्टी यूज करेगा, जो सारी चीज हक होगा फादर की प्रॉपर्टी पे, फिर फादर के पास जो भी चीजें हैं उस पे हक किसका होगा, प्रॉपर्टी हो गई, महल हो गए, ठीक है, खेत खलियान हो गए, जो भी सारी चीजें होगी, पैसा वगैरह हो गया, उस पर हक किसका होगा, उसके बेटे का होगा। और बेटा क्या करेगा, अपने फादर के नाम को ही आगे बढ़ाएगा, यानी कि फादर के नाम को, उनके सरनेम को ही आगे बढ़ाएगा। लेकिन वहीं कुछ चीजें होती थी, वहीं सेम चीज हमें कुछ जो है डायनेस्टीज है उसमें देखने को मिलती है। उसमें क्या देखने को मिलता है कि वो लोग क्या करते थे, अपनी मदर का ही सरनेम यूज करते थे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते थे, अपनी मदर के सरनेम को यूज किया करते थे और उसको ही आगे बढ़ाते थे। ठीक है, अब इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग उस नाम का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो माँ के नाम से लिया जाता है। अब माँ के नाम से क्या लिया जाता है, मेट्रोनिमी। ठीक है, मेट्रोनिमी क्या होता है मेट्रोनिमी कहाँ जो टर्म है वो यूज होता है किसके लिए, जो लोग अपनी माँ का सरनेम वगैरह यूज करते हैं उसके लिए, और पेट्रोनिमी किसके लिए, फादर के लिए। ठीक है, इस बात का याद रखना, मेट्रोनेम। आगे चलते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर। और जब एक बच्चा यानी कि जब माता के माध्यम से वंश का पता लगाया जाता है तो किस शब्द का प्रयोग होता है, जब माता के नाम से वंश का पता लगाया जाता है कि ये उस वंशज के हैं जिसपे वो पर्टिकुलर लेडी रूल किया करती थी, या फिर उस पर्टिकुलर लेडी के ये वंशज हैं। जैसे कि हम आज की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, ये तो उसका पोता है या ये उसका बेटा है, ठीक है, उस आदमी का बेटा है। लेकिन अगर ये बोलने लगे कि ये उसका उसका बेटा है, यानी कि फीमेल का नाम यूज करके बोलने लगे ये उसका बेटा है, ये उसका उसकी बेटी है, ठीक है, तो क्या है, कहीं ना कहीं हम क्या फॉलो कर रहे हैं, एक मदर के नाम को फॉलो कर रहे हैं। तो जब मदर के नाम को फॉलो करते हैं तो क्या आ जाता है आपका, क्या आ जाता है, मेट्रियार्की सिस्टम आपका देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी मेट्रियार्की नहीं, मेट्रिलिनी, मातृवंश जिसको बोलते हैं, मेट्रिलिनी सिस्टम देखने को मिलता है। क्या मिलता है, मेट्रिलिनी सिस्टम देखने को मिलता है जब क्या, जब किसी भी बच्चे को कह सकते हो या फिर किसी भी इंसान को उसके मदर के क्या है वंश से जाना जाए कि भाई ये उनका वंश फॉलो कर रहा है। जैसे कि हम अपने फादर्स का, अपने ग्रैंडफादर का वंश फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जिसमें बच्चा अपनी मदर का वंश, अपनी नानी वगैरह के साइड का वंश फॉलो करे, तब उस बच्चे को क्या कहा जाता है, मैट्रिलिनी वर्ड उस चीज के लिए यूज किया जाता है। और इसमें क्या था इसमें एक अलग चीज थी, दोनों में क्या है, कंफ्यूज मत होना। जब बच्चा क्या है, विच ऑफ द निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग उस नाम का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो माँ के नाम से लिया गया हो। ठीक है, माँ के नाम से लिया गया हो, इसमें नाम है माँ का लेकिन इसमें है वंश। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों में अलग अलग चीजें बोली गई हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हु फॉलोड एंडोगेमी। अब एंडोगेमी यानी कि सजातीय विवाह, एंडोगेमी मैंने आपको बताया वो किसने फॉलो करा था, वो फॉलो करा था सतवाहना। किसने फॉलो करा था, सतवाहना रूलर्स ने फॉलो करा था एंडोगेमी मैरिज का सिस्टम। ठीक है, इस बात का याद रखना। तो ये चीजें थी वहां पे, ये चीजें हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें कहाँ से देखने को मिलती है, यूनिट नंबर 3 में हमें पूरी डिटेल में देखने को मिल रही है। ठीक है, अब भाई देखो, कुछ क्या करते थे, फादर का सिस्टम फॉलो करते थे, कुछ करते थे मदर का सिस्टम फॉलो करते थे। अगर हम फादर के साइड की बात करें तो क्या हो जाए भाई, वो फादर का वंश फॉलो कर रहे हैं, मान के चलो मैं फादर का सरनेम यूज कर रहा हूँ तो मैं फादर का वंश फॉलो कर रहा हूँ। वहीं कुछ लोग क्या है, अगर मदर का वंश फॉलो कर रहे हैं तो वो अपनी मदर का क्या है, क्या करेंगे, सरनेम यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे दोनों सिस्टम थे, कंफ्यूज मत होना दोनों में। ठीक, आगे चलते हैं। डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया, जैसे पॉलीएंड्री पॉलीगैमी की बात हुई। ठीक, पॉलीएंड्री क्या है, जिसमें क्या करते हैं, प्रैक्टिस मतलब एक महिला के कई पति रखने की प्रथा को हम क्या कहते हैं, पॉलीएंड्री। कहा गया, पॉलीएंड्री कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुपतित्व कहते हैं। ठीक है, पॉलीएंड्री कहते हैं, पहले भी बता चुका हूं, अभी हमने डिस्कस करा ये सारे टर्म के। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं टर्म बेस्ड।
फिर है द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज कंपोज्ड बाय। अब ओरिजिनल स्टोरी की बात हो रही है, चलो ये तो था कंपोज, यानी कि क्या, महाभारत की मूल कहानी किसके द्वारा रचित थी, किसके द्वारा रचित थी, तो ये सुतास के द्वारा रचित थी। किसके द्वारा, सुतास के द्वारा। अब सुतास थे कौन, सुता कौन होते थे, सुतास कौन थे, ये थे चैरियट्स, चैरियट्स यानी कि जो सिपाही वगैरह हो गए या फिर घुड़सवार जिसको बोलते हैं या फिर रथ सवार जो होते हैं वो थे चैरियट्स महाभारत के टाइम पे, सुतास। ठीक है, तो इनके द्वारा रचित थी क्या, महाभारत की कहानी, क्योंकि इस इन्होंने क्या करा था, इन्होंने डिटेल में सारी चीजें देखी हुई थी। ठीक है, इन्होंने सब कुछ देखा हुआ था, तो ओरिजिनल जो था इन्होंने कहीं लिखी थी, कहीं इंस्क्रिप्शन में लिखी होगी और इन्होंने बताई होगी। ठीक है, वो चीज लिखी थी, तो ओरिजिनल किसने लिखी, सुताज ने लिखी। जो कौन थे, चैरियट्स थे, घुड़सवार कह सकते हो, रथ सवार कह सकते हो, सिपाही वगैरह जिनको बोलते हैं हम, वो थे। ठीक है कब, महाभारत के टाइम पे। और फिर कम आगे जाके और भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने लिखी, स्टार्टिंग इन्होंने करी, उसके बाद धीरे धीरे सब लोग लिखते चले गए। और क्या है 1919 में दोबारा से क्या है, महाभारत को क्या करा गया, डेवलप करा गया, किसके द्वारा, एस.वी. शुकांकर के द्वारा क्या करा गया, वी.एस. शुकांकर के द्वारा क्या करा गया, डेवलप करा गया। ठीक है, जिसमें कि क्या लगे 47 ईयर्स का टाइम लगा, 13,000 क्या थे, पेजेस थे, और क्या 1 लाख से ज्यादा वर्सेस यानी कि श्लोक थे उसमें। ठीक है, इस बात का याद रखना बच्चों। ठीक, तो क्या है भाई, महाभारत के अंदर हमने क्या क्या देखने को मिला भाई, अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये यूनिट नंबर का स्टार्टिंग फेज था, अभी बताया मैंने, खत्म नहीं हुई है यूनिट नंबर, सॉरी यूनिट नंबर 3 का स्टार्टिंग फेज था, खत्म नहीं हुई है, जिसमें हमने महाभारत देखा, जिससे हमने देखा कि फैमिलीज कैसी थी, और देखा गोत्र सिस्टम, शुरुआत वहां से हो गई थी। ठीक है, जिस गोत्र सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ क्या देखा कि भाई मैरिज के रूल्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग टू मैरिज होता था, कि मैरिज जो है इंटर कास्ट नहीं होनी चाहिए, इन मतलब कास्ट के अंदर ही होगी, आउट ऑफ द कास्ट नहीं होगी। ठीक है, आउट ऑफ द कास्ट मैरिज अलाउड नहीं होती थी, और जो करता था उसको क्या बोलते थे, एक हस्बैंड की अगर सेवरल वाइफ्स है तो उसको पॉलीगैमी बोला जाएगा। ठीक है, एक वाइफ के जो सेवरल हस्बैंड्स हैं उसको क्या बोला जाएगा, बहुत सारे हस्बैंड है एक वाइफ के अगर, तो उसको बोला जाएगा पॉलीएंड्री। ठीक है, वहीं हमने किस किस की बात करी वहीं हमने जो टर्म थे एक्सोगेमी और एंडोगेमी की भी बात करी। यानी कि एंडोगेमी क्या होता है, एंडोगेमी वर्ड कहाँ यूज होता है, देखो कहाँ यूज होता है, कहाँ, या एक सेकंड रुको, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, ये रहा, देखो क्या है, आउटसाइड ऑफ द गोत्र जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, एक्सोगैमी होता है, और जब इनसाइड द गोत्र हम मैरिज करते हैं या फिर इनसाइड कास्ट मैरिज करते हैं तो क्या होता है, एंडोगैमी जो टर्म है उसको यूज किया जाता है। तो इस बात का याद रखना, ये अलग अलग टर्म्स हैं। आई बात समझ में, चारों टर्म अलग हैं, चारों चीजें अलग, चारों टर्म जो है अलग अलग चीजों के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये चीजें हमने क्या करा, एक फेज नंबर 1 कह सकते हो या फिर पार्ट नंबर 1 में हमने ये चीज देखी। अब जब पार्ट नंबर 2 आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं जो है आउट ऑफ द कास्ट मैरिज अलाउ क्यों नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो था डिफरेंस थे, क्या थे, सोशल डिफरेंस थे वहां पे। ठीक है, कैसे कैसे डिफरेंस थे वो अभी आपको आने वाले क्लासेस में जानने को मिलेगा। साथ साथ जो है बच्चों 28 मार्च को क्या है, हमारा सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है, तो इस बात को गांठ बांध लो कि भाई हमें क्या है, हमें जनवरी के स्टार्टिंग या फिर मिड जैन तक मेहनत हम आपके साथ भी कर रहे हैं, आप भी करिए। ठीक है, प्री बोर्ड शायद हो गए होंगे सभी के, ठीक, जिनके नहीं हुए उनके लिए ऑल द बेस्ट है। ठीक है, और तैयारी के लिए भी ऑल द बेस्ट है, प्रिपरेशन जो है जमकर करो, एग्जाम्पल की पूरी टीम आपके साथ बनी हुई है, खड़ी हुई है हमेशा आपके साथ। ठीक, जो भी क्वेरीज होती है आप हमसे लाइव क्लासेस में जुड़ के पूछ सकते हैं। अभी कल और आज जो है थोड़ी सी टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई, बहुत जल्द दोबारा से लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, बट और जो है एक दो क्लासेस जो है लाइव चल रही हैं, तो उन पे आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा एग्जाम्पल के नाम से है, सीयूटी विद एग्जाम्पल आप डालेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल देखने को मिल जाएगा। वहीं एग्जाम्पल का जो है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जिससे कि आप डायरेक्ट क्वेरीज पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो था, ये क्या था, यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने महाभारत देखा कि भाई एक जो दोबारा से महाभारत जो डेवलप करी गई वो किस टाइम पीरियड में करी गई, किसके द्वारा करी गई, और कितने उसमें क्या चीजें थी। साथ ही साथ उस टाइम में, पहले के टाइम में क्या फैमिली रूल्स वगैरह, फैमिलीज कैसे थी, रूल्स शादियों को लेके कैसे थे। ठीक है, ये सारी चीजें देखी गई। यानी कि एक अगर शॉर्ट में बात करूं तो आज के टाइम में जो हम फॉलो कर रहे हैं सारी चीजें, जो मैरिज रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो कास्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, वो उस टाइम से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। अगर कनेक्ट करके चलोगे चीजों को तो बहुत ज्यादा क्लियर है रहोगे। ठीक है, कनेक्ट आराम से कर सकते हो, कोई नई बड़ी चीज नहीं है। आप सब लोग देखते हो आज के टाइम में कि मैरिज रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं। ठीक है,
कास्ट सिस्टम के जो है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, सारी चीजें क्या है आराम से आप रिलेट कर सकते हो इस यूनिट के अंदर, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, और जो युद्ध हुआ महाभारत का वो किसके बीच में हुआ, भाई भाई के बीच में युद्ध हुआ, कोई अलग से सेपरेट कोई नहीं आया था, वो कजन्स थे। ठीक है, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है उसके रिगार्डिंग वो युद्ध हुआ। ठीक है, वही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आज भी देखने को मिलता है हर घर के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या है आराम से आप उस चीज को रिलेट कर पाओगे। लास्ट के 2 यूनिट्स हमने करी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन और क्या है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। उसकी जो वीडियोस अगर आपको चाहिए उसके जो एमसीक्यूज की वीडियो अगर आपको चाहिए, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल पर आप हमारी सारी वीडियोस आपको डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब भाई देखो क्लासेस चल रही हैं, साथ के साथ क्या है आप पढ़ भी रहे होंगे, उम्मीद मैं यही करूंगा। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो बच्चे, तो पढ़ने का क्या है स्टाइल थोड़ा सा आप स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग फॉलो करना, जो आपको स्ट्रेटेजीज हमने बताई हुई है। ठीक है, क्या होता है बच्चे बस पढ़ते चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और स्पीड को भी मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम लिखने बैठेंगे वहां पे सिर्फ पढ़ा हुआ ही काम नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ा हुआ है, नॉलेज है, दिमाग में चीज घुसी हुई है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसको लिखने बैठेंगे तो आपकी एक प्रॉपर स्पीड जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। स्पीड जो है प्रॉपर वो चलनी चाहिए, स्पीड एक रेगुलर स्पीड रहनी चाहिए, तभी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, तभी आप क्या है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी स्पीड अभी से, अगर क्या करोगे आप अभी से उस चीज को थोड़ा सा नोट डाउन करना शुरू करोगे ना कि भाई पढ़ा और लिखा, पढ़ा और लिखा, ठीक है, तो क्या है स्पीड मेंटेन होती चली जाएगी। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा लेंदी आते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ज्यादा लेंदी आते हैं, उसको लिखना कोई इतना इजी नहीं होता। बच्चे जो इन बच्चों की स्पीड कम होती है वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। और हाँ, आंसर को सिर्फ लिखना ही नहीं है, एक वेल मैनर्ड तरीके में लिखना है। वेल मैनर्ड तरीके का मतलब है ऐसा लिखो कि भाई पढ़ने वाला सिर्फ देख के समझ जाए इस बंदे को आता है। ठीक है, उसको डिटेल में जाने की जरूरत ना पड़े। जब आप प्रॉपर हेडिंग डाल के लिखोगे, प्रॉपर क्या है पॉइंट्स वाइज आंसर करोगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो चेकर होता है वो समझ जाता है कि हाँ बच्चे को आंसर आता है। ठीक है, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली मिलते चले जाते हैं आपको। बट जब आप वही चीजों को एक कहते हैं ना कि अनइवन वे में लिखोगे, तो क्या होगा वो चीज गलत होती, मतलब इंप्रेशन जो है वो थोड़ा सा गलत पड़ता है चेकर के ऊपर, और वो क्या है नंबर काट भी देता है राइटिंग के। ठीक है, तो इस बात का याद रखना कि भाई पेपर की जब तैयारी करो तो ओवरऑल करो, खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सारी चीजें आपका टाइम टेबल मैनेजमेंट, स्पीड, हर एक चीज मैटर करती है। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना। ये थी एक छोटी सी क्लास, इंफॉर्मेटिव क्लास आपकी यूनिट नंबर 3 की पार्ट 1, जिसमें कि हमने काफी सारी चीजें देखी। अब पार्ट 2 में और भी सारी चीजें आपके लिए लेकर आएंगे, जो कि हम कल करेंगे। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और एग्जाम के साथ बने रहें। ठीक है, करते हैं इस वीडियो के यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे एक और नए सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।